तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारे धमाकेदार एपिसोड 1 के बाद मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू हुआ था जहाँ से खत्म हुआ था। एलिसिया को होश आने पर पता चलता है कि वो लोग कैद हो गए हैं और क्लेन कहता है कि शायद हम पकड़े गए हैं। मगर लूना ठीक है, वो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा रो रहा था, लेकिन अब वो सो रहा है। एलिसिया उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम सिर्फ उस आदमी के एक वार से ही ढेर हो गए थे। तो क्लेन कहता है, मुझे पता नहीं था इंसानों का शरीर इतना ज्यादा कमजोर होता है। तभी एलिसिया कहती है, फिर हम भाग क्यों नहीं रहे हैं। तो क्लेन कहता है, फिलहाल मैं अभी इंसान बना हूँ और मैं जब तक लूना को राजा ना बना दूं तब तक अपनी पहचान किसी को भी नहीं बता सकता। मुझे भी इंसानों के बारे में और जानना है। उनके साथ बैठे सभी लोग जख्मी दिख रहे थे। तभी एलिसिया कहती है, हम पर लुटेरों ने हमला किया है और वो लोग इन सभी और हमसे गुलामी कराएंगे। तभी क्लेन कहता है कि ये गुंडे कमजोर नहीं है और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो एलिसिया कहती है, ये गुंडे बेरहम और दरिंदे हैं, लेकिन सारे लोग इनके जैसे नहीं होते हैं। तभी वे सारे गुंडे अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और सभी एक एक करके कतार में लेके जा रहे होते हैं सभी को। उसी समय एक आदमी वहां से भागने लगता है। तभी एक गुंडा उसे चाकू मारकर घायल कर देता है और सभी को कहता है, जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। उसमें से एक गुंडा एलिसिया को अपने साथ लेके जाता है और कहता है, तुम हमारे साथ चलो। और क्लेन ये सब देख रहा होता है। तभी एक औरत उसे कहती है, ओए बच्चे, इधर आ। और तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा भी है। उस औरत के पास एक नौकरानी होती है। वो उससे अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम बच्चों का ध्यान रखती हो ना, इस बच्चे का भी ख्याल रखो। तभी वह नौकरानी उन्हें देखते ही रह जाती है। दूसरी तरफ एलिसिया को वे गुंडे जो रेवन प्रजाति से बिलोंग करते हैं अपने एक साथी के पास ले जाते हैं। उसे फ्रोको के नाम से बुलाते हैं, जिसे सुनकर वह बोलने लगता है, कहा था ना इस नाम से मुझे मत बुलाया करो। खैर, शासन मर चुका है, तो अब मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। तभी उसके साथी कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रोको कहता है, तुम्हें अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तभी एक बैंडी नाम का बड़ा सा दानव बाहर निकलकर उसके पास आ जाता है। एलिसिया चौंक कर कहती है, ये तो पश्चिमी काला दानव है, इसने तो उसे पाल रखा है। फ्रोको बैंडी से पूछता है, क्या तुम्हें इंसानी मांस खाना है? इनमें से किसी एक को खा लो। ये सुनकर उसके साथी हैरान होकर कहते हैं, तुम तो शासक से भी ज्यादा बुरे हो। तभी फ्रोको एलिसिया द्वारा लाए लूना माउंटेन का मैजिक स्टोन निकालता है और पूछता है, खैर, ये तो लूना माउंटेन का मैजिक स्टोन है ना, जो सिर्फ वहीं मिलता है। वहां तो क्लेविटस रहता है, काले दानों के 4 मसीहाओं में से एक। और ये भी कहता है कि हाइडन के राजा ने 13 हीरोज को वहां भेजा था, जिसमें से एक लड़की भी थी। लेकिन शायद वे हीरोज हार गए क्योंकि ये स्टोन इंसानी जगहों पर नहीं मिलती। इतना कहकर वो एलिसिया पर बुरी नजर डालने लगा और कहता है, तुम तो बैंडी को भी देखकर घबराई नहीं। शायद तुम उन हीरो में से एक हो ना। तुम्हें पता है क्लेविटस ने पूरे हाइडन को तबाह कर दिया है। तभी वो कहता है, ये बर्बादी हम रेवंस के लिए काफी अच्छी बात है। और तभी एक लाल तलवार निकालता है, जिसे देखकर एलिसिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, ये तो रेड ब्लेड है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तभी वो गुंडा कहता है, हम सिर्फ गुलाम ही नहीं, नकली तलवारें भी बेचते हैं। कुछ बेवकूफ लोग असली नकली का फर्क नहीं कर पाते और सुना है कि शाही परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं पाया है। तो अगर कोई माना हाइड्रेट बना ही नहीं पाएंगे तो इनके दाम आसमान छू जाएंगे। मैं कितना समझदार इंसान हूँ जो इन कामों से पैसे बना लेता हूँ। राजा ने उन हीरोज को खुद वो हथियार बना के दिए थे। अभी उनके दाम का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती वो कितने होंगे। हथियारों को चलाने वाला और भी ताकतवर हो जाता है। इन हथियारों को सिर्फ दो ही तरीकों से पा सकते हैं। पहला, या तो हीरो बन जाओ, और दूसरा, या तो उन हीरोज को मार के उन्हें चुरा लो। ज्यादातर हीरोज काले दानों के इलाकों में ही मर जाते हैं, जिसके कारण उन हथियारों का मिलना नामुमकिन है। तभी वो कहता है कि मिस हीरो, तुम्हारी तलवार कहाँ है? शायद तुमने उसे गिरा दिया जब तुम क्लेवेटर से बचकर भाग रही थी। और उन 12 हीरोज के हथियार कहाँ हैं? बताओ। लेकिन एलिसिया कुछ नहीं बताती है, चुपचाप रहती है। तभी वो अपने आदमियों से कहता है, ये लड़की कल हमें क्लेविटस की जगह ले जाएगी। लेकिन तभी उसके आदमी कहती है, अगर ये एक हीरो है तो इससे कुछ करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन उनका बॉस उन्हें कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये लड़की इतनी जल्दी मर जाए, बाकी का काम हमारे दूसरे गुलाम करेंगे।
तुम लोगों को जो मर्जी हो वैसा तुम इस लड़की के साथ कर सकते हो, ताकि वो हमें मना ना कर पाए। तभी हमें दूसरी तरफ क्लेन को दिखाया जाता है, जिसको काम करने के लिए बोला गया था। वही लूना को भी कोई दूध पिलाने वाली मिल गई थी और वो दूध पी रहा था। तभी एक आदमी आकर उस लड़की से कहता है, ए, शराब लेकर आ। और तभी वो लड़की देने जाने लगती है। ये सब क्लेन देख रही थी। तभी कुछ लोग क्लेन को मीट लेकर बुलाते हैं और वो सबको सर्व करने लगती है शांति से। तभी कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे न बेचने को कहते हैं। तभी एक औरत जिसने क्लेन को रखा था वो कहती है, वो थोड़ी अजीब है क्योंकि उसके सर पर जो सींग है वो ऑर्गर प्रजाति में कॉमन है, पर वो बहुत कमजोर दिखती है। लेकिन उसकी आंखें। तभी वो लड़की जिसे शराब लेने के लिए भेजा था वो शराब लेकर आ रही होती है, लेकिन उसे एक आदमी ने पैर फंसाकर गिरा दिया और उसका बाल पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगे और बाहर ले जाकर उसे बहुत ही ज्यादा जलील करके मारते हैं और उसे कहने लगते हैं, अगली बार फिर से शराब मत गिराना, और वहां से जाने लगते हैं। तभी उनका सर बहुत ज्यादा भारी भारी लगने लगता है और अचानक उनका सर फट जाता है और वो दोनों का सर फट कर क्लेन में समा जाता है। क्लेन उस लड़की के पास आ जाता है और लूना को दूध पिलाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे सवाल पूछने लगता है कि तुम यहाँ इन लोगों के साथ क्यों हो। तभी वो कहती है, मैं जब से पैदा हुई थी तब से यहीं हूँ, रेवंस के साथ रह रही हूँ। मेरी बस एक माँ थी, पर मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा है। शायद वो भी एक गुलाम थी। मैं उन्हें हमेशा छुप छुप कर देखती थी, लेकिन जब मैं 12 साल की हुई तब वो अचानक से गायब हो गई। उनके जाने के बाद वहां के लोग मुझे चोट पहुंचाने लगे, लातों और घूंसों से मारने लगे। बस थोड़े ही दांत बचे हैं और सिर्फ एक ही कान से सुनाई देता है। मेरे साथ हर रोज जानवरों जैसा बर्ताव होता है। लेकिन जब सिस्टर कामू आई तब मेरी हालत पे थोड़ी सुधार आई। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया कि इन मर्दों से कैसे पेश आते हैं, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। लेकिन तब से काफी कुछ ठीक हो गया है और मेरे पास एक काम भी है। मैं छोटे बच्चों का पेट भर पाती हूँ। तो क्लेन एक सवाल पूछता है, मैंने सुना था कि सिर्फ माँ ही दूध पिला सकती है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो वो दुख भरी आवाज में कहती है, मेरा बच्चा नहीं है, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। उस समय मुझे भी अपने बच्चे की तरह मर जाने का मन होने लगा, लेकिन जब मैं नींद से जागी तभी एक बच्चा मेरे सीने से लिपटा हुआ था, मानो कितने समय से भूखा हो, जिसे देखकर ऐसा लगा कि शायद इसके लिए थोड़ा और जिंदा रह जाऊं। और अगले दिन और भी बच्चे थे। मेरा दूसरा और तीसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये बच्चे खुश रहे, जो कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाई। ये सब सुनकर क्लेन कहने लगा, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अब तुम लूना का देखभाल करना। लूना को भी तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी या फिर उन लोगों के साथ रहोगी, उनकी गाली और मार खाना चाहोगी? तभी वो लड़की कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे इस लायक समझा, पर मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक गुलाम हूँ और यहाँ जो बच्चे लाए जाएंगे उनकी देखभाल करना होगा मुझे। और दूसरी तरफ हमें एलिसिया को दिखाया जाता है, जिसे वो लोग लेकर जा रहे होते हैं। वहां एक ऑर्कन साइड सुरंग होती है। वे गुंडे कहते हैं, तुमने मशहूर खुरद्वार की कहानी सुनी है? तो एलिसा कहती है, यही वह जगह है जहाँ खुरद्वार आखिरी बार आया था। वही सुरंग के पास रेवन के कुछ लोग दो गुलामों को लेकर इकट्ठा हुए थे, जिसमें से एक को वो लोग सुरंग में डाल रहे थे। तभी एलिसिया घबराहट और डर के साथ कहती है कि पूरी सुरंग पानी के नीचे डूबी हुई है और वहां पानी के काले दानव और वेंसस हैं। उस गुलाम के पानी में जाते ही पानी से काले दानव निकलने लगते हैं और उसे जिंदा निकल जाते हैं। एलिसिया कहती है, ये दानव 300 साल पहले बाढ़ के साथ आए थे, इसलिए सुरंगों को बंद किया गया था। उनके साथ खुरद्वार, जो अपने समय का सबसे ताकतवर हीरो था, वो भी हार गया था। एक्चुअली रेवन के लोग उन गुलामों को इसलिए पानी में डाल रहे थे ताकि उन्हें खुरद्वार का हथियार मिल जाए, जिसका नाम स्प्रिंग स्प्रेडल था। उसका नाम ये इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने एक झरने को भी काट दिया था। तभी वे गुंडे कहते हैं, अच्छा, तो उस तलवार का भी नाम है? तुम्हारे हथियार का क्या नाम है? एलिसा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे इरादे सब समझ चुकी हूँ। तो वो गुंडे कहते हैं, हाँ तो तुम क्या ही कर लोगी? अपनी हालत देखी है, तुम्हारे हाथ पैर बंधे हैं और तुम इस पुल के बीचों बीच खड़ी हो। वहां उस पास सब तुम्हें ही देख रहे हैं कि आखिर ये छोटी लड़की कर ही क्या लेगी। वहीं से एक आदमी पुल पर कूद पड़ता है, जिसका नाम कीटो होता है, और पूरा पुल डगमगा जाता है। कीटो कहता है,
मैं अंधा हूँ, तो मुझे ऊंचाई का कोई डर नहीं, लेकिन लगता है मैं किसी की भी सुगंध और आवाज से समझ सकता हूँ। और अभी मुझे एक लड़की की सुगंध आ रही है, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जिससे ये पता चलता है कि तुम घबरा रही हो। मैं सबसे पहले तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा, ताकि सभी लोग तुम्हें ठीक से देख सके। ये सुनकर एलिसिया गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दानव के श्राप के लिए ऐसा धन्यवाद करूंगी। और इतना कहकर उसके हाथ जो पीछे बंधे हुए थे, उसे उखाड़ कर हाथ आगे करके कीटों के गले में डाल देती है और कहती है, तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता ना? तभी कीटों के चाकू से पुल की रस्सी कट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी एलिसिया कहती है, तुमने जो अमरता के बारे में मुझे कहा था ना क्लिन, उस पे मैं विश्वास करूंगी। और वहां से गिर जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड में मजा आया हो तो कमेंट में